हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेकेंड के लेक्चर नंबर 9 देखें। देखो दोस्तों, पिछले 2-3 लेक्चर से हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन पढ़ा है। फैक्टराइजेशन और पिछले 2-3 लेक्चर से हम फैक्टराइजेशन किस मेथड से कर रहे हैं? आइडेंटिटी की मेथड से, आइडेंटिटी की हेल्प से कर रहे हैं, हेल्प से कर रहे हैं। हमने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है और उनकी मदद से हमने फैक्टराइजेशन किया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे पर फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। क्या थी फैक्टर थ्योरम? अगर देखो फैक्टर थ्योरम क्या थी, समझो कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x जो इसको डिवाइड कर रहा है x माइनस से। फैक्टर थ्योरम क्या थी? कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x उसको डिवाइड कर रहा है x माइनस से दूसरा पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम हमने ये की थी कि इस p ऑफ x का फैक्टर x माइनस a होगा, तो इन x माइनस a p ऑफ x को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यही पढ़ा था ना, जब डिविडेंड डिवाइजर का फैक्टर होगा तब रिमाइंडर 0 आएगा। सॉरी, डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा तब रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर। समझ गए दोस्तों? ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। देखो अभी फैक्टर थ्योरम से हम इस लेक्चर में फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टराइज करने वाले। हमने पिछले 2-3 लेक्चर से देखो फैक्टराइज के 3 मेथड से फैक्टराइज के। कौन से? एक तो आइडेंटिटी, दूसरे हमारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग और तीसरे कॉमन फैक्टर। हमने पढ़ ली पिछले 2-3 लेक्चर से हम आइडेंटिटी की हेल्प से फैक्टराइज कर रहे थे। अभी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे। समझ गए दोस्तों? चलो फिर एग्जांपल के मदद से हम समझते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारा एग्जांपल क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अभी देखो दोस्तों, इसको हम फैक्टराइज करने वाले। फैक्टराइज करने वाले मतलब क्या? मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फैक्टराइज करने वाले मतलब एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में डिवाइड करें। मतलब एक पॉलिनोमियल उसको पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में उसके टुकड़े मतलब डिवाइड करें। देखो अभी हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम से, किसी मदद से फैक्टर थ्योरम से। देखो उसको फैक्टर थ्योरम को आप जब यूज करना तब ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिससे तीनों फैक्टराइज के तीनों मेथड से वो पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। मतलब हमने 3 मेथड पर, एक कॉमन फैक्टर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना पड़ा। देखो इन तीनों मेथड से जब कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज ही नहीं हो तब आपको लगाना है फैक्टर थ्योरम। देखो अब कैसे, एक एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अभी देखो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर की मदद से नहीं होगा। कॉमन फैक्टर देखो, इसके पास x है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, मतलब कॉमन फैक्टर की मदद से नहीं होगा। कॉमन फैक्टर में सारे टर्म से कुछ कॉमन निकालना पड़ता है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या था? जैसे एग्जांपल देखो, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखा होगा कि जो भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले एग्जांपल थे उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2। पता होगा ना, पिछले लेक्चर में जाके देखो, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन भी किए, उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है, देख लो। देखो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो क्वेश्चन किए थे उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, पर इसमें देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है। मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हेल्प से भी नहीं होगा। और हमने
जितनी भी आइडेंटिटी पड़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, या ले लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने इतनी सारी आइडेंटिटी पड़ी है। उस सारे आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, उसको फैक्टराइज करने में मदद भी करे। मतलब कुल मिलाकर इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन के तीनों मेथड को देखा, कॉमन फैक्टर निकालकर, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या आइडेंटिटी, तीनों में से कोई भी मेथड काम नहीं करेगी इसको फैक्टर करने के। जब कोई भी मेथड काम नहीं करेगी तो आपको लिखाना है फैक्टर। देखो फैक्टर सब कैसे, देखो देखो दोस्तों, जो भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ये तीनों मेथड से फैक्टराइज नहीं होगा। अभी क्या करना, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है, जो भी पॉलिनोमियल है फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज कैसे करें, जो भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना होगा आपको, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लीजिए, आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो एक लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में देख ली। दोस्तों अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम से हम जब किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तब हमको उस पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना पड़ेगा। जीरो मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इसी वेरिएबल की वैल्यू। देखो हम इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहे थे। फिर देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब पिछले कई लेक्चर में बताया था कि हम इस चैप्टर में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है पर हमने बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, पर इस चैप्टर में एक ही वेरिएबल की बात करने वाले। देखो अभी इसमें एक ही वेरिएबल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसी वेरिएबल की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल है डालने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करते हैं। मतलब मैं पॉलिनोमियल इस वेरिएबल की वैल्यू 1 तो क्या आएगा, एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 6x स्क्वायर मतलब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11x मतलब प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। अभी देखो 1 क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 6 प्लस 11 इंटू 1 11 माइनस 6। इसका देखो इसका आंसर आ रहा है हमको 12। मतलब 1 ये जो वैल्यू है ये x की जगह पुट करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है। हमको ये नहीं चाहिए, इसी वैल्यू ढूंढनी है कि इस x की जगह पुट करने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। देखो इसी वैल्यू कैसे ढूंढनी, इस बात को समझ गया ना। फैक्टर थ्योरम से हम जब फैक्टराइज कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को तब उस पॉलिनोमियल का हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढना पड़ेगा। अभी वो कैसे ढूंढते, देखो जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नंबर, जो भी इस पॉलिनोमियल में जो भी नंबर्स दिख रहा होगा मतलब जो भी कांस्टेंट दिख रहा होगा, कांस्टेंट्स की पावर क्या होती है, कांस्टेंट्स की पावर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कांस्टेंट्स की पावर हमेशा जीरो होती है। फिर जो भी कांस्टेंट्स होगा, कांस्टेंट मतलब जिनकी डिग्री जीरो, कांस्टेंट पहले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को ढूंढो और कांस्टेंट के फैक्टर लिखो। अभी इस पॉलिनोमियल में -6 ये कांस्टेंट है, इस -6 के फैक्टर ढूंढने, 1 होगा, 1 तो सबका फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 क्यों होगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में अंतर आएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 6 तक है। अभी देखो है इस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के फैक्टर होगा। अभी जो फैक्टर लिए हैं हमने, देखो यहाँ पे देखो 1 का साइन प्लस हो सकता है या माइनस, 2 का साइन प्लस हो सकता है या माइनस, 3 का भी प्लस या माइनस, 6 का भी प्लस या माइनस। मतलब हमको फैक्टर्स तो मिल गए पर इनके साइन कोई भी हो सकते हैं प्लस या माइनस। फिर हमको दोनों चेक करना पड़ेंगे। देखो अभी देखो हमने 1 2 3 6 से फैक्टर्स ढूंढे इस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के। अभी इन फैक्टर्स में इसके इस पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर में से जो एक फैक्टर होगा, एक ही है
मतलब 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये चार फैक्टर है किसके? 6 के। मतलब इन चारों में से, मतलब इन चारों में से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब फुल डिवाइड हो जाएगा। देखो आपको फैक्टर फैक्टर तो मालूम है, 6 के -6 के फैक्टर्स लिए 1 2 3 6। हमने जो फैक्टर्स लिए उनमें से कोई एक ही फैक्टर्स होगा, कोई एक ही फैक्टर्स को हम जब x की वैल्यू में पुट कर देंगे तब इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 देखो 1 1 हमने पुट किया था तो 12 आई थी। और सिर्फ 1 को पुट करने से नहीं, 1 जब तो प्लस हो सकता है या माइनस, मतलब हम -1 को भी पुट कर सकते हैं। देखो अभी -1 का क्यूब -1, 6 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 6 से आएगा आंसर। प्लस 11 इंटू -1 -11 आ जाएगा, इधर माइनस। देखो ये सब माइनस है, मतलब आंसर आएगा इसका माइनस का 24, मतलब -1 की वैल्यू डाल के भी कोई फायदा नहीं। अभी देखो 2 पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के फैक्टर्स, 2 भी एक फैक्टर है इसका। 2 पहले 2 डालते, देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -6 इंटू 2 का वो क्या क्या आता है? 24 आएगा। प्लस 11 इंटू 2, 11x है मतलब 11 इंटू 2 22 आएगा। -6 देखो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर शायद से देखो अभी देखो मैंने जब 2 डाला तब इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। 0 अभी देखो मैं आपको ध्यान से समझा दूं। देखो मैंने बोला फैक्टर, इस लेक्चर में आप फैक्टर थ्योरम की मदद से पॉलिनोमियल को फैक्टर करने वाले, मतलब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में डिवाइड करने वाले, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल में डिवाइड करने वाले। देखो जब हम फैक्टर थ्योरम से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तब क्या करना पड़ता है? जो भी पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट मतलब एक सिंगल नंबर। अभी देखो इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब है, -6x स्क्वायर है, प्लस 11x है और -6 है। अभी इसमें इस जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें से कांस्टेंट निकालो। कांस्टेंट जब तो आप कांस्टेंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि सिर्फ एक नंबर या ऐसा ऐसी टर्म, पॉलिनोमियल में से ऐसी टर्म, ये 4 टर्म से देखो, एक मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, 2 3 4 टर्म से। फिर कांस्टेंट निकालना है, मतलब ऐसी टर्म निकालो जिसकी डिग्री 0 मतलब हाईएस्ट डिग्री 0। अभी देखो एक्स क्यूब एक टर्म है, इसकी डिग्री 3 है, -6 स्क्वायर एक टर्म है, इसकी 2 है, इसकी 3, 11 एक्स एक टर्म है, इसकी 1 डिग्री है, -6 की 0, मतलब -6 इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट हो गया। कौन हो गया? -6 इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट हो गया। देखो फैक्टर थ्योरम से पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने से पहले पॉलिनोमियल का कांस्टेंट हमने ढूंढ लिया, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट। अभी देखो जब आपने कांस्टेंट ढूंढ लिया है तो आपका काम हो गया, समझो हुआ नहीं मतलब थोड़ा सा हुआ। देखो -6 इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट है। अभी आपको क्या करना है? -6 के फैक्टर लिखते हैं। अभी -6 के फैक्टर क्या होते हैं? वन फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिससे -6 पूरी तरह मतलब डेसिमल में आंसर में आए, पूरा आंसर है। फिर 1 तो होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। मैंने 4 फैक्टर ढूंढ लेते। अभी देखो 1 2 3 6 है। 1 एक तो प्लस हो सकता है, एक तो माइनस। 2 भी प्लस हो सकता है, एक तो माइनस। 3 भी प्लस हो सकता है, एक तो माइनस। 6 भी प्लस हो सकता है, एक तो माइनस। जब हम -1 को -6 से डिवाइड कर, मतलब हम जब माइनस -6 को -1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6, मतलब फुल डिवाइड हो रहा है, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये भी एक फैक्टर होगा -1। हम जब -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। फिर ये भी एक फैक्टर हो गया इसका। -3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2।
मतलब ये भी एक हो गया, और -6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, मतलब ये भी एक फैक्टर है। मतलब जो फैक्टर लिए उसको सिर्फ प्लस में नहीं माइनस में भी ढूंढो। अभी देखो इतना सब करने के बाद कौन क्या किया, पहले पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल था उसका कांस्टेंट ढूंढा, उस कांस्टेंट के फैक्टर लिए, और फैक्टर में से फैक्टर सिर्फ प्लस में लिए माइनस में भी लिए। अभी देखो जो फैक्टर्स लिए उसमें से एक एक फैक्टर, मतलब हम मानो +1 भी इसका इस -6 का फैक्टर है, +1 ने लिखा मैं सिंगल वन। अब ये फैक्टर है ना, ये भी इसका एक फैक्टर है। इस एक फैक्टर को वेरिएबल की वैल्यू में पुट करो और देखो आंसर चेक करो कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आता, नहीं आ रहा है तो दूसरा लो, -1 है आपके पास, इसको भी पुट करो, चेक करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। हमने 2 को पुट किया था, जो 2 को पुट किया था हमने, वो 2 को वेरिएबल की वैल्यू में पुट करने के बाद हमको आंसर पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिली थी। हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में पढ़ा। फिर जब आप पॉलिनोमियल के कांस्टेंट के फैक्टर में से एक फैक्टर को इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू में पुट करते हो और उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो मतलब आपका काम हो गया। देखो हमने 2 को इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट किया था, इसको 2 को। अभी देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 2 को पुट करने के बाद 2 को मतलब x की वैल्यू हम जब 2 ले तब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी, तो मुझे पता है। फिर अभी क्या करना आपको, ये है जो पॉलिनोमियल है उसको एक px मान लेना, px लेट px इक्वल टू x क्यूब -6x² प्लस 11x -6। इस पॉलिनोमियल को हमने px मान लिया। देखो अभी यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। देखो 2 वेरिएबल की वैल्यू में 2 को पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। मैंने क्या किया, 2 है ना, 2 का अपोजिट लिया मतलब -2, और इसको देखो क्या करना आपको, मुझे 2 तो मिल गया, 2 डालने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। फिर मैंने क्या किया, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, x लिया, और जो वैल्यू डालने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, जो वेरिएबल की वैल्यू डालने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, उस वैल्यू का अपोजिट लिया, वेरिएबल लिया, अपोजिट लिया, और क्या किया, उनको अरिथमेटिक ऑपरेशन से जोड़ दिया। मतलब देखो 2 इससे हमको उस इस x³ -6x² प्लस 11x प्लस -6 की पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है x, हमको 2 एक में कांस्टेंट मिला जिसको हम x की जगह डालने के बाद इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया, इस 2 को अपोजिट ले लिया और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल ले लिया और इन दोनों को अरिथमेटिक ऑपरेशन से जोड़ लिया। मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। बराबर, इतनी तक बात ठीक है। अभी देखो पॉलिनोमियल तैयार हो गया। अभी आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल आपको मिला है उसको इससे डिवाइड करना है। अभी आप बोलोगे डिवाइड करके क्या फायदा, मैं बोल रहा हूँ इसको इससे ही डिवाइड करना है, मतलब हमको ये करना है x -2 इधर x³ -6x² प्लस 11x -6। देखो अभी आप बोलोगे इस ये सब करने की क्या जरूरत है, x -2 मतलब x³ -6x² प्लस 11x -6 को डिवाइड बाय x -2 करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमको रिमाइंडर पता है 0 आने वाला है, क्योंकि हमने 2 को वेरिएबल के वैल्यू में पुट किया था, आंसर 0 था, हमको पता है रिमाइंडर 0 आने वाला है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज होगा। यहाँ पे आप ऐसा भी सोच सकते हो, x -2 मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया, इसमें से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए, इस पॉलिनोमियल का इस मतलब इस सबको इसकी वैल्यू फाइंड करके, तो रिमाइंडर का है क्या, रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए, जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 मानिए, तो उधर से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए 2 आ गई, और उस वेरिएबल की वैल्यू को पटक दीजिए पॉलिनोमियल की वैल्यू में, तो आंसर 0 आ रहा है। हमने 2 को पटकाया था इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में, तो आंसर 0 आया था। मतलब कुल मिलाकर x
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज डिवाइड बाय x माइनस 2। डिवीजन करने के बाद हमको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, तो तुमको पता है। फिर हम डिवीजन क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन के लिए डिवीजन करें। चलो डिवीजन करते, देखो मैं डिवीजन पढ़ा था, मैं फास्ट कर रहा हूँ, मैं डिवीजन पढ़ा है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। अभी आपको डिवीजन करना है तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिवीजन, कुछ बच्चे क्या करते हैं आगे लेक्चर के पीछे तुमको समझ आना चाहिए, इसलिए पिछले लेक्चर में क्या करना है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही डिवीजन आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे क्या किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे? अरे समझ गए क्या? नहीं बताओ तो सही, समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। नहीं मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड अब दो भाई, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो इसका आंसर मुझे लगभग मिल गया है, देखो मिल गया लगभग आपकी भैया कौन सर। देखो दोस्तों मिल गया। देखो डिवीजन करने के बाद मुझे क्वेश्चन मिला x² माइनस 4x प्लस 3। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 3। डिवीजन कैसे किया मैं आपको बताऊंगा नहीं, पिछले लेक्चर में बहुत बार मतलब 2-3 डिवीजन हमने किए हुए हैं। देखो अभी दोस्तों मैंने इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड किया तो मुझे बोला है, मुझे बताओ मैं x² माइनस 4x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 से, तो मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, क्योंकि डिवाइड किया है। ये तो सिंपल सी बात है। देखो 27 को मैंने डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 9, पर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो हम मुझे मिलेगा 27। ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। फिर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे मिला ये, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ये तो सिंपल सी बात है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए इसका, देखो स्क्रीनशॉट निकालना तो अच्छी बात है। देखो मुझे क्वेश्चन मिला x² माइनस 4x प्लस 3 इस, और मैंने क्या किया, सॉरी देखो मैंने इसको इससे डिवाइड करने के बाद मुझे यही मिला। मैं क्या बोल रहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यही मिलेगा, मिलेगा ना। देखो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी पॉलीनोमियल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल रहा है। सॉरी दोस्तों मुझे बताओ, मैंने फैक्टराइज तो कर लिया है। देखो फैक्टराइज का मतलब क्या है, एक पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल इनटू पॉलीनोमियल डिवाइड करना, फिर मैंने कर दिया। ये देखो एक पॉलीनोमियल है, भी पॉलीनोमियल, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इसका आंसर ये है, फैक्टराइज कर लिया। पर यह तक बात खत्म है। यहाँ पे देखो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको जो क्वेश्चन मिला है इसका आंसर आएगा देखो x², इसे दो नंबर ढूंढ लो जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 आ रहा होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 आ रहा होगा। जल्दी ढूंढ लो कौन से दो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, मैं बताता हूँ। वो है -3 और -1, -3 इंटू -1 3 आंसर आएगा, -3 -1 -4 आएगा। देखो फिर x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा, इधर से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, यहाँ से -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x माइनस 3, तो यहाँ आएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 और हमारा x माइनस 2 कैसे का। देखो मैंने पॉलीनोमियल इंटू पॉलीनोमियल में डिवाइड कर दिया इस बड़े से पॉलीनोमियल को। समझ गए दोस्तों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इस एक ही क्वेश्चन में मैं पूरा लेक्चर खत्म करने वाला था। समझ गए? मैं एक बार फिर से फैक्टर थ्योरम पे फैक्टराइज कैसे करते हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले क्या किया, देखो फैक्टर थ्योरम से पॉलीनोमियल का फैक्टर कैसे करें, फैक्टराइज कैसे करें। मैंने पहले क्या किया, जो पॉलीनोमियल गिवन है उसको कांस्टेंट बोला मुझे -6। अभी -6 मेरा कांस्टेंट मिलने के बाद उस कांस्टेंट के फैक्टर्स लिखे, फिर मतलब -6 के फैक्टर्स थे, एक तो 1 आया, 2 आया, 3 आया और 6 आया, और जो फैक्टर्स मिले वो सिर्फ पॉजिटिव में नहीं लिए, नेगेटिव में भी लिए, इसलिए इसको मैंने ऐसे साइन दे दिया। देखो अभी और मैंने क्या किया बाद में, इस फैक्टर में से एक एक फैक्टर को इस पॉलीनोमियल के वेरिएबल की जगह डाल दिया। मतलब x की वैल्यू मैंने एक बार +1 ले ली, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2 इसे लिया, और मैंने चेक किया कि इन फैक्टर को इस x के वैल्यू को डालने पर इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं, ये चेक किया। फिर
एक ही नंबर था, एक ही फैक्टर था जो है +2, जिसको इस x की वैल्यू में डालने के बाद मुझे 0 मिलता था। फिर मैंने क्या किया, +2 था ना, इसका अपोजिट लिया -2, तो जो वेरिएबल है x, इन दोनों को अरिथमेटिक ऑपरेशन से जोड़ दिया। मतलब मैंने क्या किया, x -2 और एक पॉलिनोमियल बना दिया। अभी जो पॉलिनोमियल बना है उसको मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, इस पूरे पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मुझे क्वेश्चन मिला। क्या क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन तो मिला x² - 4x + 3। फिर देखो मैंने इसको इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे मिला ये। फिर मैंने बोला कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा ये, इसलिए मैंने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर लिख दिया। फिर यहाँ तक तो मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया था। इसको फैक्टराइज करना मतलब पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल लिखना था, मेरा कंप्लीट हो गया था। पर इधर भी ये पॉलिनोमियल को हम इसको भी फैक्टराइज कर रहे थे, इसको भी फैक्टराइज किया और इस पूरा पॉलिनोमियल को पॉली इंटू पॉली में डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। समझ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और कोई समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए, एक बार फिर से बना दूंगा। चलो दोस्तों, फिर इसी के साथ ये चैप्टर और है लेक्चर खत्म करते हैं। हम अगला चैप्टर ही मैथमेटिक्स का लेने वाले हैं, जो छोटा चैप्टर 2 ही लेक्चर का, इसमें दोस्तों ध्यान रखिए आप।